हेलो स्टूडेंट, बालाजी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अनवार सर आज क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में समझाएंगे, जो आपके पेपर के लिए सही होंगे। कुछ लिख रखे हैं मैंने क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड बताएंगे। पहला है, वृक्क की इकाई क्या है? तो कई ऑप्शन में दे रखे होंगे। तो वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन, जिसको मूत्र जनन नलिका के नाम से भी जाना जाता है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या मूत्र जनन नलिका के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जो वृक्क होता है वो शरीर की एक उत्सर्जी अंग होता है, शरीर का एक उत्सर्जी अंग होता है जो शरीर में उपस्थित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भाग लेता है। वृक्क का कार्य होता है वो होता है शरीर में उपस्थित अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों के का निष्कासन करना। ये काम होता है वृक्क का, और इसकी इकाई संरचना नेफ्रॉन कहलाती है, जो कि इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। उसकी प्रक्रिया होती है, आप जब उसका डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि किस तरह से इसकी कार्यकी होती है। कार्यकी में समझाया जाता है कि किस प्रकार से पराग निस्पंदन होता है, और उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्अवशोषण करके जो शेष अपशिष्ट पदार्थ है उनका निष्कासन कर दिया जाता है। ये होता है वृक्क। फिर पूछा है, पौधों में जाइलम के कार्य। तो पौधों में जो जाइलम उपस्थित रहता है वो उसका कार्य होता है जल का परिवहन करना। मतलब पौधों में जो अधिकतम ऊंचाई तक जल पहुंचता है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पत्तियों तक, जो जड़ों द्वारा पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है, उसमें भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वो जाइलम कहलाते हैं। जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन। वहीं जब भोजन निर्माण की प्रक्रिया देखें तो भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है, जिसमें जल, कार्बन भाग लेते हैं एक कच्चे माल के रूप में, और जो भोजन बन जाता है उस भोजन का संपूर्ण शरीर में वितरण का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन, और फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का वितरण, पूरे शरीर में वितरण। अगला क्वेश्चन है, स्वयं पोषी पौधों में कार्बन की उपयोगिता। अब वही अभी मैंने बताया था ना कि भोजन निर्माण की क्रियाविधि जो है स्वयं पोषी जीवों में, स्वयं पोषी जीवों का मतलब है पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें कार्बन की उपयोगिता पूछी गई है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या है? मूलभूत तत्व हैं भोजन निर्माण में, क्योंकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये कच्चे माल के रूप में लिए जाते हैं, कच्चे माल के रूप में लिए जाते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो पूछ रहा है, स्वयंपोषी पौधों में कार्बन की उपयोगिता क्या है भोजन निर्माण की प्रक्रिया में। और यहीं पर पूछ दिया जाए कि कार्बन की जगह पूछ दिया जाए जल से क्या क्या उपयोगिता होती है स्वयंपोषी पौधों में, जल का क्या कार्य होता है? तो जल द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण, अगर जल के द्वारा पूछा जाए तो ऑक्सीजन का निर्माण, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो भोजन निर्माण में। अब पूछा गया है, पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस अंग में होता है? अब ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम सीधे सीधे समझ जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक प्रक्रियाएं होती है। पाइरुवेट आप जानते ही होंगे, जब ग्लूकोज जो भोज्य पदार्थ है, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है, वो जब कोशिका में पहुंचता है लीवर सेल्स में, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस होता है।
ग्लाइकोलिसिस द्वारा ग्लूकोज को 2 अणुओं में तोड़ दिया जाता है, 3-3 कार्बनी 2 अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिनको हम पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट ही क्रेब चक्र में प्रवेश करता है। यह क्रेब चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। तो पायरुवेट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछा मेंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम। तो मेंडल आप जानते ही होंगे कौन थे। मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जिन्होंने आनुवंशिकता के संबंध में, आनुवंशिकी के संबंध में 3 प्रमुख नियम दिए: पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम। इन्होंने अपने ये जो नियम प्रकाशित किए या नियम प्रतिपादित किए, वो मटर के पौधे पर प्रयोग करके प्रतिपादित किए, मटर के पौधे पर प्रयोग करके प्रतिपादित किए, और जो प्रयोग किए उन प्रयोगों को अपने द्वारा लिखी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किया। नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के ह्रास होने में कौन भाग लेता है? ओजोन परत आप सुन ही रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी पर पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रही हैं, जिससे कि त्वचा कैंसर जैसे गंभीर रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सब का कारण जो है हमारे जो ओजोन परत है, सुरक्षात्मक परत है, जो हमारे वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। ये परत का कार्य होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकना। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी तक आने से रोकना। अब क्या है कि ये सी सुरक्षात्मक परत का लगातार क्षय होता चला जा रहा है, जिससे ओजोन छिद्र हो रहे हैं, ओजोन में बड़े बड़े छिद्र हो रहे हैं, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। तो उसके क्षय होने का कारण कौन है? CFC गैसें। CFC गैसें, इनका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें। इसके अतिरिक्त जो धान के खेत होते हैं, पैडी फील्ड्स होती है, वहां से उत्सर्जित होने वाली गैसें और जेट विमानों से निकलने वाला धुआं भी इस ओजोन के परत के ह्रास होने का कारण बनता है। अगला पूछा है, आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन होता है? आहार श्रृंखला में उत्पादक सदैव हरे पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इनके द्वारा निर्मित भोजन ही विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है। जैसे हमने खाद्य श्रृंखला में समझाया है, वो उसी प्रकार से होता है। तो इसमें पूछा है आहार श्रृंखला में उत्पादक हरे पौधे, और इसके बाद में इस पे जो भी आश्रित होंगे वो सब क्या होंगे? उपभोक्ता। पूछा है पादप हार्मोन। इस तरह निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो आपके उसमें साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, ये अगर कोई भी मिल जाए तो इन्हीं में से कोई भी निशान लगा दे। जंतु हार्मोन अगर पूछ लिया जाए कि जंतु हार्मोन कौन से हैं, तो जंतु हार्मोन में इंसुलिन हो गया आपका, और इंसुलिन हो गया। इंसुलिन हार्मोन बहुत पूछा जाने वाला हार्मोन है, जिसमें कि पूछा जाता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है, तो आप बता सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन। ये एक जंतु हार्मोन है। इसके अलावा ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसके अतिरिक्त थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इस प्रकार से ढेर सारे हार्मोन होते हैं जो
कार्यकी को नियंत्रित करते हैं, चाहे वो जंतु कार्यकी हो या पादप कार्यकी हो। फिर पूछा है पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। पुनरुद्ध भवन जानते ही होंगे आप लोग कि जीवों में पाई जाने वाली वह क्षमता जिसमें कि शरीर का कोई भाग यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस क्षतिग्रस्त भाग को दोबारा से बना लेना, उसका दोबारा निर्माण कर लेना पुनरुद्ध भवन कहलाता है। सबसे अधिक आपको प्लेनेरिया में देखने को मिलता है पुनरुद्ध भवन की क्षमता। आपने देखा होगा छिपकली वगैरह में उसकी पूंछ टूट जाती है जो कि पुनः रिजनरेट हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है आपका। अगला है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक कैसे होते हैं। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, चाहे कभी भी आपको युग्मक शब्द मिल जाए वो सदैव कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, थोड़ा मेहनत कीजिए आप, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज और तैयार किए हैं जो आपके हाई स्कूल के लिए, बायोलॉजी हाई स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो 3 जोड़ी या 6 आप लिख सकते हैं। उसमें ऑप्शन होगा 3 जोड़ी या 6। एक होती लिंगुलर, पैरेटॉइड और सबलिंगुलर। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब किससे नापा जाता है। इस यंत्र का नाम होता है स्फिग्मो मैमोमीटर। स्फिग्मोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, ये आपने सुना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त, ये आप जानते हैं कि फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। तो आपने 2 चीजें सुनी होंगी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। शुद्ध रक्त लाने वाली होती है फुफ्फुस शिरा, और हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती फुफ्फुस धमनी, और लाने का शुद्ध रक्त लाने का कार्य करती फुफ्फुस शिरा। कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो है फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक वर्णक होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन कैरी करके वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। और इसी की उपस्थिति के ही वजह से रक्त का रंग लाल दिखाई देता है, लाल होता है। पित्त रस स्रावित होता है, इसमें सीधे सीधे पित्ताशय द्वारा। मानव वृक्क का कार्य होता है, ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, उत्सर्जन होता है जिसमें शरीर में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किया जाता है।
कौन से उत्सर्जी पदार्थ? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। ठीक है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। अब पूछ रहा है कि जैसे वायु प्रदूषण हमारे वातावरण में है, वायु प्रदूषित है, तो उसको कम करने वाली प्रक्रिया क्या होगी? हमारे वातावरण में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। अब पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें उपयोग करते हैं वो कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे वातावरण में जो अतिरिक्त मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको पौधे उपयोग कर लेते हैं या उसका उपभोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो प्रक्रिया आप लिख सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अब किस ओर होता है? ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जाइलम का क्या कार्य होता है, तो हमने उसको बताया था कि वो जड़ों द्वारा, जड़ों से पानी पौधे की अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं जाइलम। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद में बनने वाला भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम की सहायता से। तो पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है फ्लोएम द्वारा। किस तरफ किया जाता है? पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के भागों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन व भोजन, भोजन में आप ग्लूकोज कह सकते हैं या स्टार्च कह दो, स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है ऑक्सीजन और भोजन। मुख्य उत्पाद होता है भोजन तथा सह उत्पाद होता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जो प्राणवायु कहलाती है। सभी जंतुओं, जीवों के लिए ये आवश्यक होती है, जो श्वसन में भाग लेती है या किसी भी भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण में भाग लेती है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, अभी पिछली बार बताया था, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। कहां से स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। अगर इसमें भी स्पेशली पूछा जाएगा तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, ये अग्न्याशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग होता है। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकृति को धारण करती है। इसका जो अंतःस्रावी भाग है, उसी भाग को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और इन दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा, बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और अल्फा सेल्स द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो स्रावित होते हैं, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसके अग्र भाग से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। अग्र पीयूष ग्रंथि या खाली पीयूष ग्रंथि लिखा हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे स्रावित होता है कौन सा? वृद्धि हार्मोन। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है।
एस्ट्रोजन। और यहीं पर अगर पूछ दिया जाए नर नर जनन हार्मोन या लिंग हार्मोन कौन होता है, तो उसको कहेंगे एंड्रोजन। एंड्रोजन। ओके। अब यहां पर पूछा है एक लिंगी पुष्प होते हैं, कौन एक लिंगी पुष्प है, तो वे पुष्प जिसमें केवल एक जनन अंग पाया जाए, या वो नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग हो, दोनों ना उपस्थित हो एक ही में, तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मुख्य रूप से फैमिली कुकुरबिटेसी के अंतर्गत ये एक लिंगी पुष्प आते हैं, जिसमें आपका कद्दू है, लौकी है, तोरई है, इन सब के पुष्प एक लिंगी होते हैं। पपीता है, इन सब में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन, मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन हाइड्रा में भी आपको देखने को मिलता है, एक सिलिंड्रेट जंतु होता है हाइड्रा, ओबेलिया, आरेलिया, इन सभी में मुकुलन होता है, साइकॉन, इन सभी में मुकुलन होता है। हाइड्रा, हाइड्रा, ओबेलिया, आरेलिया, आरेलिया और साइकॉन, साइकॉन, इनमें जो जनन की विधि है वो मुकुलन द्वारा होती है। एक अलैंगिक विधि है जनन की, जिसे मुकुलन कहते हैं। निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब यहां पर पूछा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आप पहले ये जान जाओ मादा जनन तंत्र का कौन भाग है। तो जैसे मादा जनन तंत्र में पाया जाता है अंडाशय या ओवरी कहते हैं उसको, अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, गर्भाशय, योनि। अगर इसके अतिरिक्त कोई भाग, कोई अंग लिखा है, जनन तंत्र का कोई अंग या भाग लिखा है, तो वो नहीं होगा। बाकी ये भाग जो होते वो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई भी नर जनन तंत्र का कोई भाग, जैसे कि वृषण लिख दिया उन्होंने या पेनिस लिख दिया, है ना, तो वो नहीं होगा। बाकी ये सब पाए जाते हैं, तो उसमें अगर इसके अतिरिक्त कुछ दे दिया तो वो आपको। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी, एक जोड़ी होती है। उन एक जोड़ी को एक्स एक्स अथवा एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल होगा, और एक्स वाई है तो मेल होगा। एक जोड़ी होती है। जैसे आप देखते हो कि 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो 22 जोड़ी तो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो मतलब पूछा मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप लिख दो एक जोड़ी। अगर यहीं पर पूछा जाता है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 22। अब एक जोड़ी की जगह आपके में दिखा हो 2, तो आप 2 पे लगा देंगे। जैसे कि दैहिक गुणसूत्रों में अगर पूछा जाए तो 22 जोड़ी अथवा 44। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि एमसीक्यूज में बच्चों को सिर्फ यहीं पर भ्रमित कर दिया जाता है और बच्चे गलत निशान लगा के चले जाते हैं। पुष्प का जनन अंग है। अब पुष्प का जनन अंग, अब पहले तो आप ये जानते ही हो पुष्प पौधे का जननिक भाग होता है। अब पुष्प में आपने पढ़ा होगा वाह दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जायांग, जायांग या स्त्री केसर, ये चीजें पाई जाती हैं। तो वाह दलपुंज और दलपुंज ये जो होते हैं
जनन सहायक अंग होते हैं। पुष्प के जनन सहायक अंग होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज। जनन अंग नहीं होते, जनन में सहायक अंग होते हैं। और जनन अंग में आते हैं पुंकेसर और जायांग, जिसे स्त्री केसर भी कहते हैं। ये होते हैं जनन अंग, पुष्प के जनन अंग। अगर पुंकेसर लिखा होगा तो उस पर टिक कर देना, अगर जायांग लिखा हो तो जायांग पे, दोनों लिखा हो तो दोनों पे। ठीक है। पराग कोश में होते हैं। अब पराग कोश में परागकण होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पराग कोश में पराग कण होते हैं, जिसे पॉलिन ग्रेन कहते हैं, नर युग्मक होते हैं पॉलिन ग्रेन्स। अब अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अब पुष्प का जो थैलेमस होता है, थैलेमस वो फल में बदल जाता है। पुष्प का भाग एक थैलेमस होता है जो फल में बदल जाता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, कलियां विकसित होती है पत्तियों पर कलियां। तो ऐसा कोई आपने पौधा पढ़ा है जिसकी पत्तियों पर ही कलियां विकसित हो जाए, छोटे छोटे पौधे विकसित हो जाए जो कि कायिक प्रवर्धन दर्शाए? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ब्रायोफिल्लम दिया होगा, ब्रायोफिल्लम। इसको अजूबा भी कहते हैं, अजूबा, अजूबा का पौधा, अजूबा। शायद आपके यहाँ लगा भी हो, आप लोगों ने देखा हो, घर में कुछ लोग सजावटी पौधे के रूप में रख लेते हैं। केंद्रक या गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो इस सीधे सीधे हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के, न्यूक्लियो प्रोटीन के, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाई जाती है। न्यूक्लिक अम्ल आपका डीएनए हो गया, डीएनए आरएनए, और प्रोटीन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन हो गई। तो केंद्रक जो होता है किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियो शब्द है जो न्यूक्लिक अम्ल है जिसे डीएनए आरएनए कहते हैं, और प्रोटीन जो है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? तो प्रमुख रूप से आनुवंशिक पदार्थ तो आपका डीएनए है, लेकिन कभी कभी कुछ विषाणुओं में आरएनए भी होता है। तो जैसे कि आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, आप डीएनए पे टिक करके आएंगे। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉनसन ने नाम दिया था जीन शब्द, जॉनसन ने। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? सभी लोग जानते हैं, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर, मटर के। अगर इसका बॉटनिकल नेम लिख के आ गया तो वो है पाइसम सैटिवम। ठीक है। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा जो भी मेहनत करेंगे, यहाँ पर ये है कि जितने एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा होंगे उतना ही आप लीड कर पाएंगे वहां पे। थैंक यू।